तरक्की ऐसे नहीं होती, तरक्की होती है बराबरी से। अभी भारत में सबसे गैर बराबरी पूर्ण अर्थव्यवस्था भारत बन गया, और भारत में पूंजीपतियों की संख्या, अरबपतियों की संख्या कोरोना काल में ही 122 से बढ़ कर के 142 हो गई। और कोरोना काल में जहां लोग भूख से मर रहे थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी, वहीं अडानी की संपत्ति, अंबानी की संपत्ति कई गुना बढ़ रही थी। तो ये नीतियां जो हैं वो अमीर के पक्ष में हैं और गरीब के विरोध में हैं, मुख्य बात मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसके नतीजे के तौर पर होता क्या कि जो हमारे नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री हैं स्टिल्ट इज, उन्होंने सिद्ध करके बताया आंकड़ों के माध्यम से कि जब आप गरीबों को राहत देते हैं तो उससे बराबरी भी आती है, रोजगार भी बढ़ता है, अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। लेकिन जब आप ऐसी पूंजी परस्त नीतियां बनाते हैं तो उससे असमानता बढ़ती है, उससे मंदी आती है और मंदी से बेरोजगारी आती है। ये जॉन मेनार्ड कीन्स के समय से और मार्क्स की जो थ्योरी है उसके समय से ये बात साबित हो चुकी है दुनिया में, इतिहास में, इकोनॉमिक्स में, कि असमानता जो आती है वो पूंजीवाद का स्वाभाविक रूप है। और उसको कम करने का तरीका कि हम अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाएं और गरीबों को राहत दें, तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। विकसित देशों में ऐसा ही होता है। देखिए, बीजेपी पहले से ही इस बात की घोषणा करती रही है कि हम देश की सबसे अनुशासित, सबसे ईमानदार और भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी हैं। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा कि इन्होंने वादा किया था कि नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा। जितनी भी करेंसी इन्होंने वापस करी थी उस करेंसी का केवल 10,000 करोड़ रुपया वापस नहीं आया, बाकी सारा पैसा वापस आ गया। आज भी काले धन के आधार पर अर्थव्यवस्था चल रही है। दूसरा स्टेप, इन्होंने जीएसटी रिफॉर्म के नाम पर कहा था कि इससे टैक्स की चोरी घटेगी, लेकिन अभी भी आप कहीं भी जाओ बिना बिल के आप कोई भी खरीदारी कैश में कर सकते हो, और उसी तरह की काली समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है तो रिश्वत लेना देना इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार होता नीतिगत। मसलन अभी अडानी का लिस्ट में नाम आया कि वो दुनिया के तीसरे नंबर के पूंजीपति बने, तो ये कैसे बने? तो इस पर यदि हम गौर करेंगे कि भाई मोदी जी हैं, उनका परिवार नहीं है, वो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, सवाल मोदी जी के या किसी के ईमानदार होने का नहीं है। सवाल ये कि वो जो सरकार है वो सरकार किस तरह की नीतियां बना रही है और उन नीतियों का लाभ किसको मिल रहा। मसलन मोदी सरकार ने जो कॉरपोरेट टैक्स है जो कंपनियों के ऊपर लगता, उसकी दर घटा के 30 से 18 कर दी। इसी एक चीज़ से खजाने में 3 लाख करोड़ रुपए की कमी आई, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपये टैक्स की माफ़ी आपने इनको दे दी। उसके बाद अभी पीछे मोदी जी ने कहा कि भाई ये रेवड़ियाँ मत बांटो। जब केजरीवाल जी ने जाकर के वहाँ घोषणा की कि हम जो 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो इन्होंने रेवड़ी कल्चर के ऊपर सवाल उठाया। जबकि इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्कूटी देने का भी वादा किया था, टैबलेट देने का भी वादा किया था। तो ये जो चीज़ें करी जा रही हैं, मसलन एक और मैं आपको आंकड़ा दूंगा कि 1980 में जो हमारे यहाँ के जो सबसे अमीर 10% जो लोग हैं उनके पास राष्ट्रीय संपत्ति का केवल जो है 6% होता था, लेकिन अब उन 1% के पास में राष्ट्रीय संपत्ति का 22% है, और सबसे अमीर 10% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 57% है। यानी कि 1980 से लेकर अब तक असमानता बहुत व्यापक पैमाने पर बढ़ी है। दूसरा मैं एक उदाहरण दूंगा कि बैंकों का 15 लाख करोड़ रुपया, जिसमें बड़े बकायेदार जो है शामिल हैं, बड़े पूंजीपति जो शामिल हैं, उनका बैंकों का माफ़ हुआ है, और इन बैंकों को फाइनेंस किया जा रहा सरकारी खजाने से। अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 145 करोड़ रुपये माफ़ किया है, उसमें 225 लोगों का माफ़ किया है। आरटीआई से जब पूछा गया कि ये 225 लोग कौन हैं, तो स्टेट बैंक ने ये कह कर के मना कर दिया कि ये बड़े लोग हैं, इनकी लिस्ट हम नहीं दे सकते। जबकि बैंकों के पास यदि मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति होम लोन लेता, जो सिक्योर्ड लोन भी होता है, तो उसका नाम भी चस्पा होता है, उसका नाम भी प्रकाशित होता है, उसके घर की नीलामी भी होती है और पूरी वसूली उससे होती है, पूरी बदनामी उसकी होती है। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो या तो कर्ज लेकर के देश छोड़ गए हैं, या कर्ज लेकर के उनका ऋण माफ़ किया गया और वो देश में ही रह रहे हैं और मौज की ज़िंदगी बिता रहे हैं। अभी
मिड डे मील के ऊपर, कलर टीवी देने के ऊपर, या महिलाओं के प्रसूति के भत्ता देने के ऊपर कहीं 500 करोड़ रुपये, कहीं 1200 करोड़ रुपये जो है खर्चा आता है। ये कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले। इंग्लैंड कोई वामपंथी देश नहीं है, फ्रांस कोई वामपंथी देश नहीं है, ये सब पूंजीवादी देश हैं। लेकिन यहाँ पे सरकारें अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाती हैं, गरीबों पे कम टैक्स लगाती हैं। किसी भी अमीर देश का आप उदाहरण पकड़ोगे तो वहाँ उतनी असमानता नहीं है जितनी असमानता भारत में है। भारत के 1% लोगों पर ही 22% वो है, राष्ट्रीय आय का 22% है और संपत्ति का 57% है। तो ये जो घोर असमानता, यानी कि देश के जो नीचे के 50% लोग हैं उन पर राष्ट्रीय संपत्ति का, राष्ट्रीय आय का केवल 14% है। लेकिन सर कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी के लिए, उनकी सरकार के लिए, कि मोदी जी 2 लोगों को तो बेच रहे हैं, 2 लोग ही देश को खरीद रहे हैं। और ठीक है, और ये बात कहीं हद तक इसलिए भी सही है कि जो हमारी राष्ट्रीय उद्योग बने थे पूरे नेहरू के टाइम से, जो नेहरू का मॉडर्न इंडिया है, जो हमारे देश का जो संविधान है, ना तो इन लोगों की संविधान में कोई आस्था है, ना भारत के राष्ट्रीय ध्वज में इनकी कोई आस्था है। और जो भारत का सार्वजनिक क्षेत्र है जिसमें एम्प्लॉयमेंट में अच्छी उन्हें ज़िंदगी मिलती है कर्मचारियों को, उस पूरे सेक्टर को ये ख़त्म कर रहे हैं। और जो भी परमानेंट नेचर की नौकरी, जैसे संगठित क्षेत्र हमारे देश में लगभग 9-10% हुआ करता था, तो अब संगठित क्षेत्र ही घट करके जो है 6% पर आ गया। तो जो पक्की नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियाँ वो कम हो रही हैं, और प्राइवेट सेक्टर की कैजुअल नौकरी, कम तनख्वाह वाली, कम पेमेंट वाली नौकरी बढ़ रही है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि भारत के सबसे जो, यानी कि जो 25,000 रुपये भी कमाता है वो भारत के 10% लोगों में शामिल है। तो ये स्थिति देश की है कि 25,000 यदि आप कमाते हो तो आप भारत के सबसे रईस 10% लोगों में आपका नाम शामिल हो जाएगा। हाँ, ये सभी भेल है, सेल है, बेल है, और आपकी एल्युमिनियम की कंपनी थी, बाल्को थी, नाल्को है, तो ये सभी में डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और तो और छोड़िए, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है LIC, उसे ही ये बेच रहे हैं। LIC से बड़ी कोई कंपनी नहीं है। वो देशभक्ति जगा रहे हैं, घर घर तिरंगा पहुंचा दिया मोदी सरकार ने। 15 अगस्त को आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है देश में। वो इसलिए मनाया गया था कि लोग ये सवाल ना पूछ लें कि 2022 में तो किसानों की आमदनी दुगनी करनी थी, तो वो क्यों नहीं हुई। उन्हें लाल किले से बताना चाहिए था कि भाई हमने घोषणा करी थी तो हम जो है दुगनी क्यों नहीं कर पाए, इस पर कुछ सफाई देते। या हम गंगा को साफ़ करना था हमें 2022 तक, तो गंगा तो उतनी गंदी है, तो वो साफ़ क्यों नहीं हुई। और हमने ये भी कहा था कि हम जो देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे, तो पैदा करना तो दूर, जो बेरोजगारों की संख्या और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इस पर लोग सवाल ना पूछें, इसलिए ऐसे मुद्दे रखे जाते हैं जिससे जनता इन्हीं मुद्दों में उलझी रहती है। देखिए, आप तो जनपक्षधर पत्रकार हैं ओमदेव भाई, लेकिन आप ये देखिए कि मीडिया की हालत क्या है, कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आज सरकार के पक्ष में खड़ा है, और जो सरकार नैरेटिव चलाना चाहती है उसी नैरेटिव के ऊपर वो बोलता है, उसी मुद्दे को वो बोलता है। तो ये सब सर्वे वगैरह में इनमें कोई दम है नहीं। फिर आप ये भी जानते हैं कि इनका सैंपल साइज इतना छोटा होता है कि इसकी कोई ज़्यादा वैलिडिटी होती नहीं है। ये केवल एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है किसी खास दल के पक्ष में। लेकिन जिस तरह से मोदी जी की जो प्रसिद्धि है वो दुनिया में छाए हुए हैं, विपक्ष के पास काट क्या है मोदी जी की? देखिए, एक बात तो ये समझिए कि वो मोदी जी या किसी भी व्यक्ति की हैसियत, मोदी जी की कोई हैसियत नहीं है। किसी व्यक्ति की हैसियत बनती है उसके देश से। यदि आपका देश अमीर है, आपका देश ताकतवर है, आप कोई भी हो, आपके हर देश इज्जत करेगा। जैसा अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप था, तब भी उसकी उतनी इज्जत होती दुनिया में। आज बाइडन है, तब भी उसकी उतनी इज्जत होती है दुनिया में। तो अब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम एक देश हैं, तो जितनी हमारी ताकत है उतनी ही हमारी इज्जत होएगी। मोदी के करने से या नहीं करने से उस इज्जत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी एक नैरेटिव जानबूझ करके बनाया जा रहा है कि उनका डंका दुनिया में, भाई क्या क्या कर दिया आपने दुनिया में, क्या इफेक्ट है आपका दुनिया में, क्या आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन गए, क्या आपकी UN में चलती है, क्या जो G7 के देश हैं जो पॉलिसी बनाते हैं दुनिया भर में, क्या आप उसका हिस्सा हैं क्या? तो ये तो बेमतलब की बात है।